तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं रोहित सर आज आपको कक्षा 10वीं का विज्ञान के केमिस्ट्री भाग को हम हल कराने वाले हैं। और वो सेट जो है जिसको हम सॉल्व कराने वाले हैं वो सेट है सेट 2 2020 का, इसका कोड है 824 NK। हम इस विज्ञान के अंशाल्व का खंड ख कराने वाले हैं। ठीक है बच्चों, क्या कराने वाले हैं? खंड ख कराने वाले हैं। तो आइए बच्चों, हम बिना देरी करते हुए हम आपके सवालों पर चलते हैं। ठीक है, तो पहला देखिए सवाल है वो 5 का क। ठीक है, जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से, प्रश्न सुन लो बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। ठीक है, यानी इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है, निम्न में से कौन सा तत्व अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप लोग पढ़े होंगे कि जो धातुएं होती हैं वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती हैं, और वही धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालेंगी जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं। तो प्यारे बच्चों, मेरे पास ऑप्शन दिया हुआ है, पहला क्लोरीन, दूसरा कॉपर, तीसरा जो ऑप्शन दिया है जिंक जस्ता, और जो चौथा ऑप्शन दिया है सल्फर। तो कह रहा है कि कौन अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालेगा। तो बच्चों, क्लोरीन क्या है? अधातु है, ये अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं निकालेगी। और सल्फर क्या है? अधातु है, ये भी अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को नहीं निकालेगी। जबकि कॉपर और जिंक क्या है बच्चों? धातु है, ये निकाल सकती है। तो और चेक करते हैं कि कौन निकालेगा कौन नहीं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 10वीं में सक्रियता श्रेणी पढ़े होंगे जो इस कदर थी। कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो जेन फरारी, सनी लिवनी पादुकोण है, कॉपर मरकरी चांदी सोना। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी सक्रियता श्रेणी थी कक्षा 10वीं की। और इस सक्रियता श्रेणी का उपयोग ये था कि इस श्रेणी में जो हाइड्रोजन के ऊपर होंगे वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान दो, ये जो कॉपर है वो हाइड्रोजन से नीचे है, ये जो कॉपर है वो क्या है? हाइड्रोजन से नीचे है, इसलिए यह अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं निकाल सकता। तो ये यानी कॉपर भी नहीं निकाल सकती। तो सीधा सीधा पता चल गया कि जिंक जो है वही अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को निष्कासित करेगा। अब यहां देख लो कैसे जानेंगे। देखो, हाइड्रोजन से जो ऊपर होगा वही अम्लों से क्रिया करेगा, तो देखो हाइड्रोजन गैस निकालेगा। तो देखो बच्चों, हाइड्रोजन से ऊपर कौन है? जिंक। तो जिंक क्या है? अधिक क्रियाशील है, तो ये क्या करेगा? अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। तो प्यारे बच्चों, मेरा जो आंसर हो गया वो क्या हो गया? जिंक हो गया, क्योंकि जिंक जो है वो अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। दूसरी बात बच्चों, ख, 5वां का ख, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्वितीय समूह का तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कौन सा तत्व द्वितीय समूह का है। ये बच्चों पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है, पहला द्वितीय समूह का तत्व है, पहला ऑप्शन दिया है लिथियम, दूसरा मैग्नीशियम, तीसरा बोरॉन, और चौथा जो ऑप्शन दिया है वो सिलिकॉन दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, हमसे पूछ रहा है
कि कौन द्वितीय समूह का तत्व है। तो देखो बच्चों, द्वितीय समूह का तत्व कौन होता है, आओ हम आपको बताएं। तो द्वितीय समूह में तत्व आते हैं बेटा, मांगे, कार, सड़ुआइन, बाप, राजी। ये देखो, बेटा, मांगे, कार, सड़ुआइन, बाप, राजी। तो देखो बच्चों, बेरिलियम इसमें है, नहीं है। मैग्नीशियम इसमें है, हाँ है। तो यानी हमारा ऑप्शन कौन सही हो गया, मैग्नीशियम। यानी जो हमारा द्वितीय समूह का तत्व इसमें से जो है वो मैग्नीशियम है। बाकी बच्चों, लिथियम प्रथम समूह का है, बोरॉन तृतीय समूह का है, सिलिकॉन चतुर्थ समूह का है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मेरा ऑप्शन कौन सही हो गया, मेरा ऑप्शन सही हो गया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो द्वितीय समूह का तत्व है। ठीक है बच्चों, अगला देखो बच्चों, प्रश्न कह रहा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। तो बच्चों हम लोग देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया है एकल बंध, पहला ऑप्शन दिया है एकल बंध। दूसरा ऑप्शन दिया है चतुष्फलकी संरचना। क्या बच्चों, चतुष्फलकी संरचना। और प्यारे बच्चों, अगला जो ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन कार्बन के आबंध का कोण, कार्बन कार्बन आबंध का कोण 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। चौथा ऑप्शन दिया है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो बच्चों हम लोग जाने संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को बच्चों एल्केन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को बच्चों क्या कहते हैं, एल्केन। और एल्केन में क्या पाया जाता है, एल्केन में कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बंध होती है। कार्बन कार्बन के मध्य में क्या होती है, एकल बॉन्ड होता है। और कार्बन के दो मध्यों का जो कोण होता है वह 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। इनकी संरचना चतुष्फलकी होती है। तो बच्चों देखो, एकल बंध संतृप्त हाइड्रोकार्बन कह रहा है कि कौन नहीं होगा। चतुष्फलकी संरचना संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एकल बंधों के मध्य का कोण 109 डिग्री 28 मिनट, यानी ये सब संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लक्षण है। कह रहा है कौन नहीं है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ये नहीं है। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो इसका आंसर है वो कौन हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं पाया जाता। कार्बन कार्बन के बीच में यदि डबल बॉन्ड पाया जाता है तो उसे हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यदि कार्बन परमाणुओं में कार्बन कार्बन के मध्य में क्या पाया जाए, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, द्वितीयक बंध पाए जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो देखो अगला जो हमारा प्रश्न है वो देखते हैं क्या है। तो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न जो है वो देखते हैं, उस पे गौर करते हैं। छठा क 6 क प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के दो दो उपयोग लिखिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक के दो दो उपयोग लिखो, दो दो उपयोग लिखो। ठीक है बच्चों, आओ हम देखते हैं किसका किसका हमें उपयोग लिखना है। पहला धावन सोडा, पहला बच्चों क्या, धावन सोडा, जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। और दूसरा कह रहा है विरंजक चूर्ण, दूसरा क्या कह रहा है, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है बच्चों, विरंजक चूर्ण, इसका सूत्र CaOCl2 होता है। अब आओ बच्चों हम पहला धावन सोडा का उपयोग लिखते हैं। धावन सोडा का उपयोग, तो बच्चों धावन सोडा का जो पहला उपयोग है वह कपड़ा धोने में किया जाता है। कपड़े को साफ करने में, कपड़े को साफ करने में प्रयोग किया जाता है। किसको बच्चों, कपड़े को साफ करने में प्रयोग किया जाता है। आप लोग भी करते होंगे। ठीक है, दूसरा बच्चों इसका जो उपयोग है वह कांच तथा कागज उद्योग में, कांच तथा कागज के उद्योग में, कांच तथा कागज के उद्योग में प्रयोग किया जाता है।
कांच तथा कागज के उद्योग में प्रयोग किया जाता है। और बच्चों जो इसका उपयोग है वह क्या है, कठोर जल को मृदु करने में, कठोर जल को मृदु करने में, कठोर जल को मृदु करने में प्रयोग किया जाता है। मतलब बच्चों इसके बहुत सारे उपयोग है, कौन से दो पूछा है। ठीक है, अगला कह रहा है विरंजक चूड़ का उपयोग बताना है। इसका बच्चों विरंजक चूड़ का उपयोग बताना है। तो विरंजक चूड़ का बच्चों उपयोग क्या है, विरंजक चूड़ का पहला जो उपयोग है वो जल को शुद्धिकरण करने में किया जाता है। किसको बच्चों, जल के शुद्धिकरण में, जल के शुद्धिकरण में, जल के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जल के शुद्धिकरण में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा बच्चों क्या है उसका उपयोग, दूसरा इसका उपयोग है, ठीक है, जीवाणुनाशक के रूप में। किसके रूप में बच्चों, जीवाणुनाशक के रूप में, जीवाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, जीवाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो बच्चों ये था आपका 1 नंबर का, ये था आपका 1 नंबर का, और ये भी 1 नंबर का, और ये जो सवाल था वो 2 नंबर का था। ठीक है बच्चों, हुआ ये। आओ हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, देखो बच्चों अब क्या है अगला सवाल, चल रहे हैं हम आपको बताने। देखते हैं क्या होगा अगला सवाल, देखते हैं क्या आया था अगला सवाल। कह रहा है बच्चों संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को उदाहरण द्वारा समझाइए। क्या कह रहा है बच्चों, छठा क सवाल, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को, संतृप्त तथा असंतृप्त, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को, हाइड्रोकार्बनों को, हाइड्रोकार्बनों को उदाहरण द्वारा समझाइए, उदाहरण द्वारा समझाइए। चलो बच्चों पहला हम लोग पढ़ते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखो प्यारे बच्चों संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य में एकल बंध होते हैं तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो हम लिखते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य में, जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य में, ठीक है बच्चों, कार्बन परमाणुओं के मध्य में एकल बंध उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है बच्चों, एकल बंध उपस्थित होता है, एकल बंध उपस्थित होता है। तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसका एग्जाम्पल्स क्या होता है, एल्केन। जैसे एग्जाम्पल्स की बात करें क्या, एल्केन। और प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं एल्केन्स का जनरली फार्मूला CnH2n+2 होता है। तो पहला इसका सदस्य CH4 मेथेन। ठीक है बच्चों, यहां हम एक रखेंगे तो C1 और 2 1 का 2 2 2 4, तो CH4 यहाँ 2 रखेंगे तो C2 2 दूनी 4 2 6 C2H6 एथेन, मेथेन, एथेन 3 रखेंगे तो C3 3 दूनी 6 2 8 C3H8 प्रोपेन। क्यों बच्चों 4 रखेंगे तो C4 4 दूनी 8 2 10 C4H10। क्या हुआ, C4H10, ये हो गया ब्यूटेन।
ठीक है बच्चों, तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन था। अभी हमको क्या बताना है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बच्चों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है प्यारे बच्चों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य में द्वितीयात्रिक बंध उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित हो, द्वितीयात्रिक बंध उपस्थित होते हैं, तो उन्हें हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं हम अगला अपना टॉपिक, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्वितीयात्रिक बंध उपस्थित होते हैं। ठीक है बच्चों, द्वितीयात्रिक बंध उपस्थित होते हैं, तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, जैसे एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, जैसे एल्कीन्स और एल्काइंस। ठीक है, ओके बच्चों, एल्कीन्स का जनरली फार्मूला CnH2n होता है और एल्काइन का CnH2n-2 होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, मुझे इसका एग्जाम्पल्स भी पूछा था, तो यहाँ हम लोग नंबर 1 कार्बन नहीं लेके चल सकते, क्योंकि यहाँ पर बोला है कार्बन कार्बन के मध्य में द्वितीयात्रिक बंध होने चाहिए। तो जब 2 ही कार्बन होंगे तभी उनके मध्य में द्वितीयात्रिक बंध हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग नंबर ऑफ कार्बन 2 से स्टार्ट करते हैं। तो जब 2 लेके चलेंगे तो C2 और 2 दूनी 4, C2H4, तो हो जाएगा 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, और एल्कीन के लिए E तो इसका हो जाएगा एथीन। और 3 लेके चलेंगे तो C3 और 3 दूनी 6, तो C3H6, 3 को बोलते हैं प्रोप, और इसमें हम लोग E लगा देंगे तो हो जाएगा प्रोपीन। ठीक है बच्चों, और एल्काइन क्या है उसको चेक करते हैं। तो यहाँ यदि हम 2 लेके चलेंगे तो C2 और 2 दूनी 4 -2 2, तो C2H2, 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, और उसमें जोड़ देंगे Y तो हो जाएगा एथाइन। 3 लेके चलेंगे बच्चों C3, 3 दूनी 6 जैसे 4, तो C3H4 हो जाएगा प्रोपाइन। ठीक है बच्चों, अब देखो अगला जो अपना सवाल है वो क्या कहता है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम लोग अपना अगला सवाल। तो आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम आगे चलें। ओके बच्चों, तो देखते हैं हम अपने अगले सवाल को। छठा का ग यूपी बोर्ड का आया हुआ सवाल, 2 नंबर का ये भी है। एल्कोहल एवं अम्ल के मध्य अभिक्रिया क्या कहलाती है, समीकरण भी दीजिए। तो बच्चों देखो, एल्कोहल R बॉन्ड OH क्या है, ये एल्कोहल है, और क्या बोल रहा है, अम्ल के मध्य, एल्कोहल एवं अम्ल के मध्य की अभिक्रिया। अम्ल ले लिया बच्चों में कोई भी HCl, क्या ले लिया, कोई भी अम्ल ले लिया HCl, तो H और OH क्रिया करके क्या बनाएंगे, H2O, क्या बना दिया H2O, और ये आपकी क्लोरीन एल्केन से R बॉन्ड Cl, ये हो गया आपका हेलो एल्केन। क्या हो गया बच्चों, हेलो एल्केन, या हो जाएगा एल्कील हैलाइड। क्या हो गया बच्चों, एल्कील हैलाइड। ये सॉल्ट है, ये जल है। तो बच्चों एल्कोहल और अम्ल के मध्य
की क्रिया से लवण और जल बन रहे हैं, तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे बच्चों? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। तो प्यारे बच्चों लिखना है क्या? अल्कोहल अम्ल से क्रिया करके, अल्कोहल अम्ल से क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, लवण तथा जल बनाता है, लवण तथा जल बनाता है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। प्यारे बच्चों रिएक्शन आपके सामने है, मेरे सामने है, मेरे सामने वाली खिड़की पे एक प्यारी सी चिड़िया रहती है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं अगला सवाल। सतवा क कह रहा है केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। चलो बच्चों मैं देता हूं, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, केवल रासायनिक समीकरण देना है। कह रहा है बच्चों पहला एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH, एथिल अल्कोहल सोडियम से क्रिया करता है, एथिल अल्कोहल सोडियम से क्रिया करता है, एथिल अल्कोहल सोडियम से क्रिया करता है, एथिल अल्कोहल सोडियम से क्रिया करता है। देखो बच्चों एथिल अल्कोहल का सूत्र C2H5OH रिएक्ट विथ सोडियम। तो जानते हो बच्चों एथिल अल्कोहल सोडियम से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को दे देती है, कहेगी ले जाओ, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, हाफ लगा देना, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ये है आपका सोडियम एथॉक्साइड। क्या है बच्चों? सोडियम एथॉक्साइड। क्या है? सोडियम एथॉक्साइड। और ये आपकी एथिल अल्कोहल है और ये सोडियम धातु है। ठीक है बच्चों, देखते हैं दूसरा सवाल। ये लगा दो कंप्यूटर महाशय जी, कंप्यूटर नहीं है फिलहाल बच्चों। दूसरा, मीथेन क्लोरीन से अभिक्रिया करता है, यार मेरा हार्दिक से वफा करता है, मीथेन क्लोरीन से क्रिया करता है, मीथेन क्लोरीन से क्रिया करता है, यार मेरा हर तुझसे वफा करता है, मीथेन क्लोरीन से क्रिया करता है। तो बच्चों हमें रिएक्शन दिखाना है। तो देखो मीथेन का सूत्र CH4 और क्लोरीन का सूत्र Cl2। तो ये हाइड्रोजन को आएगा और हटाएगा, लेके बना देगा HCl और क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगी, बना देगी CH3Cl, मेथिल क्लोराइड और HCl बन गया। यानी मीथेन क्लोरीन से क्रिया करके बच्चों मेथिल क्लोराइड और HCl बनाता है। तो प्यारे बच्चों आप जल्दी से नोट करो, प्यारे बच्चों आप जल्दी से नोट करो और हम बगल हो जाते हैं। हो गया बच्चों, चलते हैं, डस्ट करते हैं हम। चलिए प्यारे बच्चों, इसी का एक और सवाल है, 7वें का ख। कह रहा है एसिटिक अम्ल के दो रासायनिक गुणधर्मों के समीकरण लिखिए। एसिटिक अम्ल के दो रासायनिक गुणधर्मों के रासायनिक समीकरण को लिखिए। गुणधर्मों के रासायनिक समीकरण को लिखिए।
चलो प्यारे बच्चों हम लिखते हैं। देखो एसिटिक अम्ल का दो रासायनिक गुणधर्म। पहला गुणधर्म बच्चों, पहला गुणधर्म हम लिख रहे हैं अल्कोहल से क्रिया। किससे बच्चों? अल्कोहल से क्रिया। तो देखो एसिटिक अम्ल जो है वो CH3COOH इसका फार्मूला है। एथिल अल्कोहल का सूत्र बच्चों C2H5OH होता है। तो यहां से OH H को क्रिया करेगा, OH H से क्रिया करेगा, H2 बनेगा और ये यहां जुड़ेगा तो बनेगा CH3 COO C2H5 एथिल मेथिल एस्टर, एथिल मेथिल एस्टर। तो ये आपकी एसिटिक अम्ल है, ये आपकी एसिटिक अम्ल है और ये आपकी एथिल अल्कोहल है। क्या है? एथिल अल्कोहल। तो हम बोलेंगे एसिटिक अम्ल एथिल अल्कोहल से क्रिया करके एथिल मेथिल एस्टर बनाता है। इस प्रक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? एस्टरीकरण कहते हैं, क्योंकि एस्टर का निर्माण हो रहा है। हमसे दो रासायनिक गुणधर्म पूछा था तो हमने एक दे दिया है। दूसरा देखो, दूसरा देखो बच्चों, क्षारों से क्रिया। किससे क्रिया बच्चों? क्षारों से क्रिया। देखो ये अम्ल है, क्षार, क्षार से क्रिया करेगी तो लवण और जल बनेगी। तो NaOH रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी बच्चों? क्या बनाएगी ये देखना है। तो होगा ये कि जो आपका H ग्रुप है वो OH से रिएक्ट करके वाटर देगा और ये बनेगा CH3COONA सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। एसिटिक अम्ल रिएक्ट किया किसके साथ? क्षार के साथ। किसके साथ बच्चों? क्षार के साथ। क्षार कौन है? NaOH कास्टिक सोडा। ठीक है, तो इसको लिखो आप। अब हम चले अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या कहता है? आओ हम उस पे चलते हैं। आओ हम उस पे चलते हैं। किस पे चलते हैं सर? वही अपनी गाड़ी पे, अपने प्रश्न की गाड़ी पे। चलिए बच्चों, देखो बच्चों अगला सवाल, देखो बच्चों अगला सवाल, देखो बच्चों अगला सवाल। अठवां कह रहा है कि आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। क्या लिखिए बच्चों? आधुनिक आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। ठीक है बच्चों, तो आधुनिक आवर्त नियम क्या है? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो आधुनिक आवर्त नियम क्या है? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के, उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? आवर्ती फलन होते हैं। यही क्या है? आधुनिक आवर्त नियम है। अर्थात इसका मतलब ये है कि यदि हम तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो एक वर्ग में आने वाले तत्व अपने गुणों में पुनरावृत्ति करेंगे। ठीक है बच्चों, दूसरा कह रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहा है, ख कह रहा है। क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है भर्जन से आप क्या समझते हैं? भर्जन से आप क्या समझते हैं? भर्जन, भर्जन से, भर्जन से आप क्या समझते हैं?
भर्जन से आप क्या समझते हैं? ठीक है बच्चों, भर्जन क्या है और निस्तापन क्या है? ठीक है बच्चों, देखो भर्जन क्या है। वायु की उपस्थिति में सांद्रित अयस्कों को उनके गलनांक के नीचे गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। यह सल्फाइड अयस्कों का किया जाता है। वायु की उपस्थिति में सांद्रित अयस्कों को आंसर देखो बच्चों लिख रहे हैं। वायु की उपस्थिति में सांद्रित अयस्कों को उनके गलनांक के नीचे के ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? भर्जन कहलाती है। ठीक है, वायु की उपस्थिति में सांद्रित अयस्कों को उनके गलनांक के नीचे के ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। भर्जन सल्फाइड अयस्कों का किया जाता है। भर्जन सल्फाइड अयस्कों का किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड अयस्कों में परिवर्तित करना होता है। ठीक है, सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड अयस्कों में परिवर्तित करना होता है। चलो हो गया है मुझे प्यार। नहीं, ये सब गलत बात है, पढ़ाई से करो, ये सब गलत बात है बच्चों। ठीक है, खाने के सोडे की निर्माण विधि लिखिए। खाने के सोडे की निर्माण विधि लिखिए। खाने के सोडे के निर्माण विधि को लिखिए। आओ बच्चों देखते हैं। चलिए, खाने का सोडा NaHCO3, खाने का सोडा NaHCO3। तो बच्चों धावन सोडे के जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर खाने के सोडे का निर्माण होता है। ये धावन सोडे का जली विलयन CO2 गैस प्रवाहित किए, क्या बना? खाने वाला सोडा। ठीक है बच्चों, ये धावन सोडे का जली विलयन, जली विलयन। तो बच्चों हम लिख दे रहे हैं, धावन सोडे के जली विलयन में धावन सोडे के जली विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर खाने वाले सोडे का निर्माण होता है। खाने वाले सोडे का निर्माण होता है। तो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका जवाब। तो आप जल्दी इसे नोट करो। मैं मिटा रहा हूँ। मिटा दे बच्चों। चलिए, धन्यवाद। चलिए बच्चों चलते हैं।
अगला सवाल है जो 8वां का घ। पहला जो सवाल है वो 8वां का घ है। कह रहा है पीएच मूल्य से आप क्या समझते हैं? पीएच मूल्य 8 वाले विलयन की प्रकृति क्या होगी? पीएच मूल्य क्या है? पीएच मूल्य क्या है? किसी विलयन का पीएच मान 8 है। पीएच मान 8 वाले विलयन की प्रकृति क्या होगी? विलयन की प्रकृति क्या होगी? देखो बच्चों, पीएच क्या है? पीएच किसी विलयन की नेचर को बताती है। क्या बताती है? किसी विलयन के नेचर को बताती है कि वह अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है। हम लोग जानते हैं किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा तो वह बच्चों अम्लीय होगा, और 7 होगा तो वह विलयन उदासीन होगा, 7 से अधिक होगा तो वह विलयन क्षारीय होगा। तो पीएच मूल्य क्या है? आप क्या समझते हैं पीएच मूल्य से? तो बच्चों पीएच मूल्य किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता को व्यक्त करता है। की सांद्रता को व्यक्त करता है तथा उस विलयन की प्रकृति को निर्धारित करता है। प्रकृति को निर्धारित करता है। कह रहा है पीएच मान 8 वाले विलयन की प्रकृति क्या होगी? तो जिस विलयन का पीएच मान 8 होगा, पीएच मान 8 होने पर विलयन की प्रकृति ऐसी हो जाएगी, क्षारीय होगी। क्या होगी? क्षारीय होगी। तो बच्चों मैंने आपको 8 क ख ग घ जो ये बताएं, ये सब 7 नंबर के थे। यदि आपको ये ना करके दूसरा करना हो तो अथवा करके दिया हुआ है 7 नंबर का, आओ वो देख लेते हैं। अथवा 8 में अथवा है, 8 में क्या है? अथवा है। अब वो अथवा कौन कौन है आओ चेक करते हैं। देखो बच्चों, वो अथवा में कौन कौन है देखते हैं हम और तुम देखते हैं 8वां का अथवा। बच्चों कह रहा है प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? दूसरी बात निस्तापन क्या है? क्या पूछ रहा है बच्चों? निस्तापन क्या है? इसके बाद क्या कह रहा है? साबुन क्या है? क्या पूछ रहा है? साबुन क्या है? तो बच्चों ये 7 नंबर के हमारे हैं, इनको हमें लिखना है। निस्तापन, भर्जन, निस्तापन क्या है, और प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या है, और साबुन क्या है। तो बच्चों प्रतिस्थापन अपक्रिया का मतलब एक परमाणु हटा के दूसरे परमाणु के स्थान पे आ जाएगा तो उसे प्रतिस्थापन बोलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या बोले। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी एक लड़की थी, हट पागलो नहीं। तो ये कौन बोल रहा है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील परमाणु, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील परमाणु, ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील परमाणु रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील परमाणु रासायनिक अभिक्रिया के दौरान
कम क्रियाशील परमाणु को हटाकर उसके स्थान पर स्वयं आ जाती है। तो ऐसी अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो देखो क्या है प्रतिस्थापन। जैसे बच्चों हम लोग कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक की राड को डाल दें, तो जिंक क्या है? अधिक क्रियाशील है कॉपर से, तो इसको हटा के सल्फेट से क्रिया कर लेगा, बनाएगा ZnSO4 और कॉपर बेचारा निकल जाएगा। तो ये प्रतिस्थापन क्रिया हो गई। ठीक है, अब देखो निस्तापन क्या है, आओ हम वो जान ले। निस्तापन तो बच्चों निस्तापन क्या होता है? वायु की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्कों को उनके गलनांक के नीचे के ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। निस्तापन कार्बोनेट अयस्कों का होता है। निस्तापन क्या होता है? कार्बोनेट अयस्कों का होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कार्बोनेट अयस्कों को ऑक्साइड अयस्कों में परिवर्तित करना होता है। तो देखो वायु की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्कों को उनके गलनांक बिंदु के नीचे ताप पर, उनके गलनांक बिंदु के नीचे के ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। क्या कहलाती है? निस्तापन कहलाती है। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल जैसे जिंक कार्बोनेट को वायु के अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। तो ये हो गया हमारा निस्तापन। अब आओ हम लोग समझे साबुन का है। क्या समझे बच्चों? साबुन क्या है? साबुन के बारे में जानिए। साबुन क्या है बच्चों? उच्चवसी सोडियम या पोटेशियम कार्बोक्सिलेट लवणों को हम लोग क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। उच्चवसी सोडियम या पोटेशियम कार्बोक्सिलेट लवण को साबुन कहते हैं। क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। ठीक है, और ये बनाए कैसे जाते हैं? पामिटिक या स्टीरिक अम्ल को हम लोग NaOH या KOH से क्रिया कराते हैं तो मिलता है CH2COOC17S35 CH3COOC17S35 CH2COOC17S35। अब हम लोग इसकी क्रिया क्या करा दें? NaOH से करा दें। किससे करा दें? NaOH से या KOH से। तो ये बनाएगी 3 मोल C17S35 COONA और प्लस CH2OH CHOH CH2OH। ये हमारी ग्लिसरॉल है और ये हमारी साबुन है। तो ये हो गया बच्चों। तो ये थी आपकी केमिस्ट्री, यानी आपके कक्षा 10वीं के विज्ञान में केमिस्ट्री का जो भाग था खंड ख, यूपी बोर्ड में आते हैं, ये 20 नंबर का आता है। तो हम आपको केमिस्ट्री का 20 नंबर का सॉल्व कराए हैं। तो अब हम आपको अगला सेट कराने वाले हैं, जल्द ही आपको वो मिलेगा। ठीक है बच्चों।